नमस्कार साथियों, यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम फिर आपको द मेकिंग ऑफ इंडिया सीरीज की अगली कड़ी को लेकर हाजिर हूँ आपके सामने। आज हम आपको बताएंगे कि भारत का निर्माण, जैसा कि हमने आपसे पहले ही कहा था, वैदिक युग के बाद, रामायण महाभारत और पुराणक युग के बाद कैसे मगध ने 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत को एक सूत्र में बांधा और कैसे सम्राट अशोक के काल तक भारत एक रहा और फिर किस तरह से उनके वंशजों ने अपना प्रभुत्व खोता उनके वंशजों ने अपना प्रभुत्व खोया और किस तरह से भारत में फिर विलगाव हो गया। दोस्तों, मगध वंश के बाद, मगध वंश से मेरा मतलब है मौर्य वंश के बाद मौर्य वंश के समय में अशोक ने बुद्ध धर्म को अपनाया और धर्म को राजकाज का हिस्सा बना लिया। उसके बाद धीरे धीरे मौर्य वंश का मगध का प्रभुत्व खत्म होता गया। फिर शुंग वंश आए, शुंग वंश के राजा हुए, फिर कण्व वंश के राजा हुए और उसके बाद मगध फिर इतिहास के गर्त में चला गया। फिर 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में फिर श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की और उन्होंने फिर एक बार पूरे भारत को जीतने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं, मतलब वो पूरी तरह सफल नहीं रहे। उत्तर भारत को उन्होंने एक कर दिया था, लेकिन दक्षिण भारत को भारत के साथ समायोजित नहीं कर पाए। फिर 7वीं शताब्दी ईस्वी में हर्षवर्धन ने ये प्रयास किया, हर्षवर्धन भी सफल नहीं हुए। फिर 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के बीच 3 बड़े राजा हुए देश में, बड़े राजवंश हुए। बंगाल बिहार का पाल वंश, इधर उत्तर भारत की बात करें तो बंगाल बिहार का पाल वंश, एक आपका महाराष्ट्र में राष्ट्रकूट वंश और फिर गुजरात में चालुक्य वंश। इन तीनों वंश के राजाओं ने भारत पे प्रभुत्व स्थापित करने के लिए आपस में लड़ाई लड़ी और वर्षों तक, लगभग 100 वर्ष तक ये लड़ाई चली। इसमें कभी पाल वंश बारी पड़े, पाल वंश के राजा बारी पड़े, तो कभी राष्ट्रकूटों ने जीत हासिल की और कभी चालुक्यों ने। कुल मिलाकर के कभी भी ऐसा समय नहीं आया जब तीनों राजाओं में कोई प्रभुत्वशाली हुआ हो और उन्होंने भारत को एक किया हो। तो ये आपस में लड़ते रहे और भारत की शक्ति कम होती रही। उधर जिस समय भारत में ये तीनों राजवंश आपस में लड़ रहे थे, उसी समय दक्षिण भारत में चोल, चेर और पांड्य और पल्लव, इन राजवंशों का आपस में विवाद चल रहा था। और कुल मिलाकर के 3 प्रमुख राजवंश उत्तर भारत में और 3 प्रमुख राजवंश दक्षिण भारत में वर्चस्व के लिए लड़ते रहे और भारत कमज़ोर होता रहा। और कुल मिलाकर के कभी किसी भी राजवंश भारत पर एक साथ प्रभुत्व स्थापित नहीं कर पाया। और इसका नुकसान, खामियाजा ये हुआ कि जब हम आपस में लड़ रहे थे तब अफगानिस्तान में गजनी का शासक महमूद गजनी भारत पे आंख गड़ाए बैठा था। उसने भारत पर आक्रमण किया। अरब की खाड़ी की तरफ से सोमनाथ चालू गुजरात पहुंचा और गुजरात में उसने सोमनाथ की मंदिर को लूट लिया। उसने कई राजाओं को हरा करके, गुजरात के कई राजा हरा करके भारी धन लूटा और धन लूट करके चला गया। क्योंकि महमूद गजनवी का एकमात्र उद्देश्य भारत में लूटपाट मचाना था। यहाँ की समृद्धि से वो जलता था, यहाँ की समृद्धि उसके कानों तक पहुँची थी और उस समृद्धि को लूटने के लिए भारत आया था। लूट करके वो फिर गजनी चला गया। कहा जाता है भारत से लूट कर जो माल वो ले गया था, उस माल से उसने 4 साल तक अपने राज्य में कोई टैक्स नहीं लिया। गजनी चला गया, लेकिन भारत के राजा फिर भी एक नहीं हुए, वो आपस में लड़ते रहे। और उधर गजनी के बाद 12वीं शताब्दी में फिर मोहम्मद गोरी, गजनी तो अफगानिस्तान के गजनी प्रांत का रहने वाला था, लेकिन मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान के गोर प्रांत का रहने वाला था और फिर उसने भारत पर चढ़ाई की। मोहम्मद गोरी जब भारत आया तो उस समय भारत में राजनीतिक अस्थिरता का दौर उस समय भी चल रहा था और दिल्ली के तोमर वंश और दिल्ली के तोमर वंश और कन्नौज के गढ़वाल वंश आपस में लड़ रहे थे।
तो उस लड़ाई का उसने फ़ायदा उठाया और कन्नौज के राजवंश से उसने मदद लेकर के तोमर वंश के राजा, जो बाद में पृथ्वीराज चौहान के नेतृत्वाधीन आ गया था दिल्ली और राजस्थान, उसने मोहम्मद गजनी ने 1191 और 1192 यानी तराइन की युद्ध में दोनों, एक बार पहली बार गजनी मोहम्मद गोरी ने तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को से लड़ाई की। पृथ्वीराज चौहान ने उस बार उसको हरा दिया और गजनी गोरी को भागने का मौका दिया। फिर मोहम्मद गोरी भाग गया। फिर 1192 में फिर वो दोबारा भारत पर उसने चढ़ाई की। इस बार उसने कन्नौज के शासक जयचंद की मदद ली और जयचंद की मदद से गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, अपमानित करके उसकी हत्या कर दी और दिल्ली पर उसने कब्जा कर लिया। मोहम्मद गोरी कुछ ही समय तक दिल्ली पे कब्जा करके रहा। फिर उसने अपने गुलाम, मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का शासन, उत्तर भारत का शासन, उत्तर पश्चिम, आप इसे उत्तर पश्चिम भारत कह सकते हैं, समय दिल्ली सौंप करके वो चला गया अफगान। तो साथियों, ये भारत के एंशिएंट हिस्ट्री की आउटलाइन है। किस तरह से मगध के राजाओं ने, मौर्य वंश के राजाओं ने, शिशुनाग वंश के राजाओं ने, हैर्यक वंश के राजाओं ने, यानी बिंबिसार से लेकर के अशोक तक के राजाओं, मगध के राजाओं ने किस तरह से भारत को एक किया और उसके बाद के राजाओं के समय में किस तरह भारत में फिर से राजनीतिक बिलगाव होता गया और फिर उसको गुप्त वंश के राजाओं ने और फिर हर्षवर्धन ने और उसके बाद पाल वंश, चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट वंश ने थोड़ा बहुत प्रयास किया भारत को एक करने का, लेकिन ये कभी सफल नहीं हुए। आपस में ही लड़ते रहे, भारत को कमज़ोर करते रहे। उधर दक्षिण भारत में चोल, पल्लव, पांड्य, चेर लड़ते रहे, भारत को कमज़ोर करते रहे और इस कमजोरी का फ़ायदा उठा करके अरब इस्लाम के मानने वाले मोहम्मद गोरी, पहले मोहम्मद गजनबी 11वीं शताब्दी में और फिर मोहम्मद गोरी 12वीं शताब्दी में भारत में आकर के भारत में चढ़ाई किया, भारत पर चढ़ाई की और भारत के उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत को दिल्ली समेत जीत लिया। दोस्तों, मोहम्मद गजनी लूट पाट कर मचा कर चला गया और मोहम्मद गोरी ने यहाँ पर आकर के जो है अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ की सत्ता सौंपी। तो इस तरह से उसने गुलाम वंश की स्थापना की। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एंशिएंट हिस्ट्री का आउटलाइन है जो सिंधु घाटी की सभ्यता से शुरू होती है और जो गुलाम वंश के प्रादुर्भाव तक चलता है। उसके बाद गुलाम वंश की शुरुआत होने के बाद हम मध्यकालीन भारत में चलते हैं, जिसे इस्लामिक सल्तनत भी कहते हैं। इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले अभी मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री की आउटलाइन बताई है कि किस तरह से भारत एक हुआ, फिर भारत में राजनीतिक सत्ता में बिलगाव आता गया। नमस्कार साथियों, आज की कड़ी में इतना ही। आपको अगर ये हमारी चैनल की ये प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।